कक्षा 11 भूगोल खंड ख भारत का भूगोल आपकी दूसरी पुस्तक का नाम है, जिसमें भारत से संबंधित अध्ययन आपको करने हैं। उसका आज 5वां अध्याय है प्राकृतिक वनस्पतियाँ। तो इसके अंतर्गत भारत में पाई जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों का अध्ययन किया जाएगा। आइए देखते हैं भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियाँ। अब प्राकृतिक वनस्पतियाँ, नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति में वह पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हस्तक्षेप के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। तो आप जान लीजिए प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। वो अपनी भाषा में समझ लीजिए कि वो ऐसे पेड़ पौधे जो स्वतः प्रकृति में स्वतः अपने आप उगते हैं और प्रकृति से अनुकूलन करके अपने आप जीवित रहते हैं। उसमें मनुष्य का कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होता है। स्वयं वो उगते हैं और अपना भरण पोषण जिस भी परिस्थिति में है उसको झेलते हुए वो उगते हैं और बड़े होते हैं। वो सारी चीज़ें प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आएगी। यानी अगर मोटे तौर पर कहा जाए कि ऐसे पेड़ पौधे जो प्रकृति रूप में स्वतः उगते हैं और अपने को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। आइए छोटे प्रश्न को देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, चंदन वन किस तरह के वनों के उदाहरण हैं? तो जो चंदन का वन होता है वो पर्णपाती मानसूनी वनों का उदाहरण है। मानसूनी वन और वो कैसा? पर्णपाती मानसूनी वन का उदाहरण है। सिगलीपाल जीवमंडल निचय किस राज्य में स्थित है? दरअसल ये सिमलीपाल है। सिमलीपाल जीवमंडल निचय किस राज्य में है? तो वो उड़ीसा में है। नंदा देवी जीवमंडल निचय किस राज्य में है? तो वो उत्तराखंड में है। एक आदर्श स्थिति में कुल भूमि के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए? तो 33% वन होने चाहिए। उन राज्यों के नाम बताइए जिनके 2/3 भौगोलिक वन क्षेत्र से ढके हैं। यानी उनके 2/3 जो क्षेत्र है वो वन से ढके हैं। तो ऐसे राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। यानी जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें वनों की मात्रा अधिक है या वन क्षेत्र अधिक हैं। भारत के उन राज्यों का नाम बताइए जिनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से भी कम भाग पर वन पाए जाते हैं। एक देख लीजिएगा कि एक पे 2/3 यानी 75% भाग पर वन पाए जाते हैं, वो पूर्वोत्तर के राज्य हैं। और ऐसे भी राज्य भारत में हैं जहां 10% से भी कम वन पाए जाते हैं। उन राज्यों में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान राज्य हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए जिसमें गैंडा प्रमुख रूप से संरक्षित वन्य जीव है। तो वो है काजीरंगा और मानस। ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जहां गैंडा का संरक्षण किया जाता है। मणिपुर में कौन से मृग के संरक्षण के लिए परियोजना चल रही है? तो एक धामिन मृग होता है, तो उसी के संरक्षण के लिए मणिपुर में
एक परियोजना चल रही है। भारत की वन नीति कब बनाई गई? हाँ, ये जो है याद रखिएगा, सन 1952 में भारतीय वन नीति बनाई गई थी, परंतु इसमें जो है 1988 में संशोधन किया गया। बना तो 92 था, लेकिन व्यापक संशोधन समय के अनुसार जो आवश्यक था वो 1988 में वन नीति का संशोधन किया गया। भारत में इस समय कितने जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र हैं? देखिएगा, जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र तो 14 जैव मंडल भारत में सुरक्षित क्षेत्र घोषित हैं। याद रखिएगा, 14 जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र हैं। 11वां प्रश्न है, भारत के उन जीवमंडल निचय के नाम बताओ जो यूनेस्को के जीवमंडल निचय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। कहने का मतलब यूनेस्को की सूची में कौन कौन से जीवमंडल निचय आते हैं, कहाँ के? भारत के। तो भारत के 14 जीवमंडल निचय हैं। भारत में 14 जीवमंडल निचय हैं, जिनमें से 4 जीवमंडल निचय, जिसमें से नंबर 1 नीलगिरी, नंबर 2 नंदा देवी, नंबर 3 सुंदरबन, नंबर 4 मन्नार की खाड़ी यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निचय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। तो ये यूनेस्को के द्वारा इनको सूचीबद्ध किया गया है या अपने नेटवर्क में इसको शामिल किया है। नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट क्यों प्रारंभ किए गए थे? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में इन प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए प्रारंभ किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों और हाथियों की जनसंख्या के स्तर को बनाए रखना है। तो ये जान लीजिएगा, जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 में, और जो एलिफेंट यानी हाथी का जो प्रोजेक्ट है संरक्षण का, हाथी संरक्षण का प्रोजेक्ट है, वो 1992 ईस्वी में बनाया गया। अब लघु उत्तरी प्रश्नों को देख लीजिए। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन किस प्रकार की जलवायुविक दशाओं में पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पतियों में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और जो अपने आकार, संरचना और अपनी आवश्यकताओं को प्रकृति पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आर्द्र तथा उष्ण भागों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक होती है। औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये वन भारत के पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ एवं अंडमान निकोबार द्वीप पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वो उष्ण आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, जहाँ की गर्मी भी खूब पड़ती है और वर्षा भी खूब होती है, वायु में नमी अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में ऐसे वन पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर
पाए जाते हैं। अगला देखिए, सामाजिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। देखिए, सामाजिक वानिकी होता क्या है। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में सहायता के उद्देश्य से वनों का प्रबंध एवं सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनोरोपण करना। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 1979 ये पीरियड है, ने सामाजिक वानिकी को 3 चरणों में बांटा है। देखिए, सामाजिक वानिकीकरण का मतलब है कि सामाजिक और पर्यावरण तथा ग्रामीण विकास और उसकी सहायता के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम चलाए गए। और जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है, जो 1976 से 1979 तक अपना काम किया, या इस पीरियड को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इस पीरियड को सामाजिक वानिकी के 3 वर्गों में विभाजित किया। नंबर 1 शहरी वानिकी, नंबर 2 ग्रामीण वानिकी और नंबर 3 फार्म वानिकी। ये 3 तरह का जो सामाजिक वानिकी को बांटा और उस पर कार्य किया। किसानों को अपनी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना, इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। क्या है? बीच में कुछ प्रश्न मिस्टेक हैं, चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपका ये सामाजिक वानिकी, यानी समाज, ग्रामीण क्षेत्र, उसकी सहायता के उद्देश्य से जो वनों के सुरक्षा प्रबंध बनाए गए वो सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आए। यानी उनका जो वन का उद्देश्य जो है पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास में सहायता का उद्देश्य को ध्यान में रख कर के जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें ऊसर में भी वृक्षारोपण का कार्य किया गया, वो सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है। और भारतीय जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है उसने इसको 3 भागों में बांटा। शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम को शहरी वानिकी, ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रम को ग्रामीण वानिकी और फार्म के रूप में भी इसे प्रोत्साहित किया गया, जिसे फार्म वानिकी कहा जाता है। तो अब ये यहाँ कोई प्रश्न था, वो प्रश्न जो है यहाँ ये 2 है, तो हमारे समझ से ये ग्रामीण वानिकी में किसानों को अपनी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना, ये जो है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य हो सकता है, ये उद्देश्य है। अब इस यहाँ प्रश्न एक मिस्टेक है और दूसरा भी यहाँ मिस्टेक है कि ये प्रश्न क्या है। तो चलो देख लेते हैं। अगर इसे हम मान लें कि पतझड़ वन या ये हमें लगता है मानसूनी पतझड़ वन पूछा था, और इसके लिए यही होगा कि मानसूनी क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऐसे वन जो
शीत ऋतु समाप्त होने पर अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो ऐसे वन को पतझड़ वन कहा जाता है, जिनकी ऊंचाई 30 से 45 मीटर तक होती है। ये इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, जिससे इनका जो आर्थिक महत्व है अधिक है। ये वन हमारे कुल वन क्षेत्र के 25% क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो प्रश्न पूछा गया था कि ये पतझड़ वन किसे कहते हैं, या है ये पतझड़ वन का ही उत्तर। अब उसको कई तरीके से पूछ सकता है कि मानसूनी वन किसे कहते हैं, तो मानसूनी वन पतझड़ वन होते हैं। या पूछ ले मानसूनी पतझड़ वन किसे कहते हैं, या पतझड़ वन क्या है, तो ये सभी का उत्तर यही होगा। जो पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर है, इसको देख लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए किसे कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय उद्यानों को उच्च स्तर प्रदान किया जाता है। इसकी सीमा में पशुचारण की मनाही है। साथ ही इनकी सीमा में किसी भी व्यक्ति को भूमि अधिकार नहीं मिलता है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये काफ़ी सुरक्षित होते हैं और इसमें कोई पशुचारण नहीं किया जा सकता, ना ही इसमें कोई व्यक्तिगत यानी व्यक्तियों का कोई अधिकार या हस्तक्षेप होता है। दूसरा है अभयारण्य। इसमें कम सुरक्षा का प्रावधान है। इसमें वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ नियंत्रित मानवीय गतिविधियों को भी अनुमति होती है। इसमें किसी अच्छे कार्य के लिए भूमि का उपयोग हो सकता है। कहने का मतलब ये अभयारण्य जो हैं वो ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं या ऐसे सुरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ भी हो सकती हैं, वो अभयारण्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सदाहरित वन एवं पर्णपाती वनों के प्रमुख वृक्षों तथा उसके वितरण क्षेत्रों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो देख लीजिए, जो सदाहरित वन है यानी सदाहरित वन को सदाबहार वन भी कहा जाता है और ये वनस्पतियां ऐसे क्षेत्रों में उगती हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत में जैसे सह्याद्री क्षेत्र है जो पवनाभिमुख ढालों, सह्याद्री के पवनाभिमुख ढालों यानी सह्याद्री पे जहाँ अधिक पवन आकर के जहाँ समुद्र से पवनें आती हैं और जिस ढाल से टकराती हैं वहाँ बहुत अधिक वर्षा करती हैं, तो वहाँ अधिक वर्षा के कारण सदाबहारी वन या सदाहरित वन पाए जाते हैं। इसके अलावा असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वहाँ भी अधिक वर्षा होती है। और इसके जो प्रमुख वृक्ष हैं इस वन के सदाबहार वन या सदाहरित वन के, वो हैं महोगनी, बांस, ताड़ आदि। ये सदा हरे भरे होते हैं। इनकी विशेषता देख लीजिए, ये सदा हरे भरे होते हैं, ये बहुत सघन होते हैं। इनकी ऊंचाई 35 से 50 मीटर तक होती यानी लंबे होते हैं। इन वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर होती हैं। ये इसका सबसे जो है प्रमुख लक्षण है कि इस वन में पाई जाने वाली लकड़ियाँ क्या होती हैं, कठोर होती हैं और लंबे वन पाए जाते हैं, लंबे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। अब पर्णपाती वन। पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सह्याद्री के पूर्वी ढाल
प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी पठार, हिमालय के तलहटी के भावर एवं तराई क्षेत्रों तथा उत्तरी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। ये इसको जो है मानसूनी वन भी कहा जाता है। अब इनकी विशेषता क्या होती है? ये वन ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। कहने का मतलब ठंडी समाप्त होती है तभी से ये अपना पत्ते गिराना शुरू कर देते हैं। ये कम घने होते हैं, वृक्षों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है, इन वनों की लकड़ी कम कठोर होती है। ये वन लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ियाँ बहुत उपयोगी होती हैं। अब देखिए नंबर 7 जो प्रश्न है वो है अनूप वन किसे कहते हैं? भारत में अनूप वनों के महत्व को स्पष्ट करें। अब देख लीजिए अनूप वन क्या है। भारत के उन क्षेत्रों में जहां जमीन हमेशा जलयुक्त अथवा आर्द्र होती है, वहां की प्राकृतिक वनस्पति को बेलांची या अनूप वन कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि उस अनूप वन कहिए या बेलांची। बेलांची का मतलब वो होता है कि जहाँ समुद्र की धाराएं आकर टकराती हैं, जहाँ तक पानी फैलाती हैं, वहाँ उस धारा को बेलांच कहते हैं, जो समुद्र के लहर तट तक आती है। और उन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? बेलांची वन कहते हैं। और उसी बेलांची वन को अनूप वन भी कहते हैं। भारत में इस तरह की 8 आर्द्र भूमियाँ हैं जो अपने सघन वन एवं जैव विविधता के लिए विख्यात हैं। भारत में पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा अपने मैंग्रोव वनों के लिए विश्व विख्यात है। इन वनों में टाइगर से लेकर सरीसृप तक बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के लिए इन वनों के अस्तित्व की सुरक्षा की आवश्यकता है। यानी इन वनों के अस्तित्व को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। किसके लिए? जैव विविधता और प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है वन क्षेत्र एवं वास्तविक वन आवरण में क्या अंतर है? तो वन क्षेत्र कहाँ है, क्या है? ये वे क्षेत्र हैं जहाँ राजस्व विभाग के अनुसार वन होने चाहिए और इसके अंतर्गत एक निश्चित क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है, वो वन क्षेत्र है। और वास्तविक वन आवरण, इसके अंतर्गत वह क्षेत्र आता है जो वास्तव में प्राकृतिक वनस्पतियों के झुरमुट से ढका है। भारत में सन 2001 में वास्तविक वन आवरण केवल 20.55% था। तो इसके बारे में समझ लो कि वन क्षेत्र जो होते हैं तो वो जो नक्शा वो बना हुआ है राजस्व विभाग का, उसमें जो वन क्षेत्र दर्शाए गए हैं उनको सब जोड़ लेते हैं जहाँ जहाँ दर्शाए गए हैं, तो उन क्षेत्रों को तो वन क्षेत्र कह दिया जाता है। लेकिन वास्तव में अब वहाँ वन हैं कि नहीं ये बताता है प्राकृतिक वन आवरण क्षेत्र। यानी ये जो है देश में जहाँ जहाँ मौजूद हैं वन और ढका हुआ है धरातल वनों के झुरमुट से, उसी को वन आवरण क्षेत्र कहा जाता है। और वन्य प्राणी अधिनियम कब पास हुआ? इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो भारत में वन्य प्राणी अधिनियम 1972 ईस्वी में पास हुआ। इस अधिनियम के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस अधिनियम के अनुसार कुछ सूचीबद्ध संकटपन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना है। नंबर 2, सरकार द्वारा निर्धारित नेशनल पार्कों, पशु विहारों तथा संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इसे लागू किया गया है। यानी कौन?
वन्य प्राणी अधिनियम 1972। अब देखिए बड़े प्रश्नों को देख लीजिए। वन संरक्षण नीति कब लागू की गई? इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पहली वन नीति 1952 में लागू की गई। सन 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति वनों के क्षेत्रफल में हो रही कमी को रोकने के लिए बनाई गई। इस नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1, देश के 33% भाग पर वन लगाना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। नंबर 3, देश के प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता एवं आनुवांशिक मूल का संरक्षण। और नंबर 4 है मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना तथा बाढ़ और सूखा को नियंत्रित करना। नंबर 5 है निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वनोरोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना। और नंबर 6, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध कराना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। नंबर 7, पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए तथा पेड़ों की कटाई रोकने के लिए आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों ताकि वन पर दबाव कम हो। नंबर 8, वन और वन्यजीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी हो। तो इस तरह जो है आप वन संरक्षण नीति के उद्देश्य को आप बता सकते हैं। नंबर 2, सामाजिक वानिकी से क्या तात्पर्य है? इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक वानिकी का अर्थ पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों के प्रबंधन में समाज की भूमिका तय करना तथा ऊसर भूमि पर वन लगाना, ये सामाजिक वानिकी है। सामाजिक वानिकी शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि आयोग जो 1976 से 1979 ईस्वी तक कार्य किया है, उसके अनुसार किया गया था इसका नामकरण। इसका उद्देश्य निम्नलिखित थे। नंबर 1, जनसंख्या के लिए जलावन लकड़ी की उपलब्धता। नंबर 2, छोटी इमारती लकड़ी फलों का उत्पादन बढ़ाना, छोटे छोटे वन उत्पादों की पूर्ति करना। इसके 3 अंग थे। जो 3 अंग पहले हमने बता चुके हैं, वो 3 अंग थे। शहरी वानिकी, उसमें से पहला था शहरी वानिकी। शहर में निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों व रेलवे के या औद्योगिक एवं व्यापारिक स्थलों के साथ वृक्ष लगाना और उसका प्रबंधन करना था। शहरी वानिकी का कार्य यह था कि शहरों में सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, रेल मार्गों के किनारे पेड़ लगाना, हरित पट्टी विकसित करना, पार्क बनाना, उद्योग और व्यापारिक स्थलों पर जो खाली स्थान हो वहाँ वृक्ष लगाना और उसका प्रबंधन करना। ये शहरी वानिकी था। और इसी तरह ग्रामीण वानिकी में इसके अंतर्गत कृषि वानिकी और सामुदायिक कृषि वानिकी को बढ़ावा देना। ग्रामीण वानिकी का जो कार्य था, कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, यानी कहने का मतलब कृषकों की मदद से वृक्षों का रोपण करना और उसकी देखभाल करना, ये ग्रामीण वानिकी के अंतर्गत था। और तीसरा जो था फार्म वानिकी, इसके अंतर्गत कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ लगाना तथा फसलें उगाना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन व फल सब्जियां
मिल सके। एक तरह से नियोजित ढंग से फार्म बना करके कृषि के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाना जो है फार्म वानिकी कहलाता था। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्राकृतिक वनस्पतियों में हमने मानसूनी वन पढ़ा, सदाबहारी वन पढ़ा, सामाजिक वानिकी पढ़ा, जैवमंडल कितने हैं ये हमने देखा। इस तरह जो है हमने अपना 5वां अध्याय प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन किया। अब अगला अध्याय अगले वीडियो में आपके सामने होगा। तब तक इस वीडियो को भली भांति देख लें और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, हालांकि उन सभी इम्पोर्टेंट हैं, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, सबका जो है नोट्स बना लें। अगला वीडियो जल्द ही आपके सामने होगा।